अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इंतजार कर रहे हैं हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पहले खिताब का, क्योंकि जब से वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं, वैसे तो कौमी असम्बली में और अदरवाइज बहुत ज़्यादा वो इंटरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन आज बाकायदा तौर पर उन्होंने कौम से खिताब करना था और अभी तक वो खिताब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। पहले 7 बजे कहा गया, 8 बजे, 9 बजे और अभी तक खैर खिताब नहीं हुआ। ये खिताब इस पस मंज़र में हो रहा है कि जाहिर है कि ये गवर्नमेंट जब आई, इत्तेहादी गवर्नमेंट, तो बहुत से मुश्किल फैसले इन्होंने करने थे, ख़ास करके मुआशी एतबार से करें। और सबसे बड़ा जो फैसला था वो जाहिर है कि जो तेल की कीमतों के ऊपर एक सब्सिडी पिछली हुकूमत देकर के गई थी, उसको ख़त्म करना था, क्योंकि उसको ख़त्म किए बगैर ये मुमकिन नहीं था कि IMF के साथ प्रोग्राम को बहाल किया जाए। और कल हमने देखा कि अचानक से वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ऐलान किया कि बिलाखिर हुकूमत ने मुश्किल और गैर मकबूल फैसले लेने का फ़ैसला किया और उसके नतीजे में हमने देखा कि तेल की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में ज़बरदस्त किस्म का इजाफा हुआ है। और आज का शहबाज जो खिताब है, ज़ाहिर है कि जो इतलात आ रही हैं, एक तो शहबाज शरीफ साहब दिफा करेंगे कि क्यों कीमतों में तेल की इजाफा किया गया। ये भी एक मेरे ख्याल में आयरॉनिक बात है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं जब अपोजिशन में होती हैं तो जाहिर है कि उस वक्त वो मुआशी जो लॉजिक्स हैं, इन चीज़ों को नहीं मानती, वो तनकीद बराए तनकीद ही करना होती। जिस तरह आज जो तहरीक इंसाफ है करके वो सब कुछ गए, वो तनकीद कर रहे हैं। तो अपोजिशन की बात करें, हम खुद ये करते रहे। उसकी वजह यह कि पहले जो थी तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा था, उस वक्त उसके ऊपर टैक्सेस थे। तो अभी 1 मार्च 2022 से तेल की कीमतों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ना GST है, ना पेट्रोलियम लेवी है, स्वाय एक है कस्टम ड्यूटी, अभी भी 10% पेट्रोल के ऊपर है। उसके अलावा टैक्सेस नहीं है। तो ये एक नेचुरल एक वजह बनती थी उस वक्त इसकी मुखालफत करने की और अब इस चीज़ को बैक करने की कि तेल की कीमतों की जो है आपको बढ़ानी ही पड़ेंगी। आलमी मंडी में कीमतें ऊपर जा रही हैं, आप सब्सिडी नहीं दे सकते। लेकिन कामरान, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारा अचानक कैसे हुआ। पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो पेट्रोलियम के वजीर ममलिकत हैं, उन्होंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ये हदायत है कि पहले रिलीफ पैकेज आएगा, उसके बाद पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा होगा। तो जो कल कुछ ऐसी अचानक डेवलपमेंट्स हुई जिसका गालबन वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को भी नहीं पता था। शाम 5 बजे तक ऐसा कोई प्लान नहीं था कि तेल की कीमतों में इजाफा होगा, फिर अचानक से ये सारा कुछ होता है। अभी भी जो इनकी प्रेपरेशन हुई हैं, एक इनकी मीटिंग आज 4 बजे एक हुई है जो दिन में फ्यूल सब्सिडीज़ के हवाले से जो अब इन्होंने रिलीफ देना है कि जी जो आवाम को रिलीफ है वो कितना दिया जाएगा। तो उसमें जो इनिशियल इतलात आ रही हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए तकरीबन 16 मिलियन फैमिलीज का प्लान बनाया गया था। पता नहीं वज़ीर-ए-आज़म साहब 12 मिलियन फैमिलीज का अनाउंस करते हैं, 16 का करते हैं। ये तो जब उनका खिताब अगर आज 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 60 लाख फैमिलीज, और उसके पीछे रैशनैलिटी ये है कि अगर आप इन तमाम खानदानों को 1000 रुपए माहाना दे देते हैं तो उनके ऊपर जो फ्यूल की कीमतों में कल इजाफा किया गया उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो तकरीबन 600 रुपए माहाना है। तो उसको ये कॉम्पनसेट करेगा। इसके अंदर फर्दर वर्किंग ये है कि 80 लाख ऐसे घराने हैं, क्योंकि ये वो तमाम घराने हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है और नादरा से वेरीफाइड है। इसमें 80 लाख ऐसे घराने हैं जिनके पास कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं है, तो उनको उसकी फूड की मद में उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। और जो उसके ऊपर वाले 80 लाख घराने होंगे, इतने ही वज़ीर-ए-आज़म साहब अनाउंस करते हैं, तो उनको फ्यूल की मद में। अब इसमें जो कल नाज़रीन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया, वज़ीर ख़जाना साहब ने, उसमें कल 30 रुपए फी लीटर इजाफा तो किया गया है, लेकिन जितना भी इजाफा हुआ इसके बाद भी आज भी फ्यूल की प्राइसेस के ऊपर सब्सिडी है। कल जो पेट्रोल की कीमत थी 150 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 180 रुपए कर दी गई, लेकिन अभी भी इसके ऊपर 17 रुपए फी लीटर सब्सिडी है। और जो हाई स्पीड डीजल है इसकी कीमत 144 रुपए से बढ़ाकर 175 रुपए कर दी गई और इसके ऊपर आज भी 56 रुपए 70 पैसे सब्सिडी है। कैरोसिन ऑयल जो मट्टी का तेल है वो उसके ऊपर भी अभी भी जो 22 रुपए सब्सिडी और इसकी कीमत में भी 30 रुपए इजाफे से कल कोई 155 रुपए ये फी लीटर हो चुका है। लाइट डीजल ऑयल 118 रुपए पहली कीमत थी, अब इसकी कीमत होगी है 148 रुपए फी लीटर, लेकिन आज भी 38 रुपए फी लीटर सब्सिडी है। तो कामरान, बावजूद इसके ये मुश्किल फैसला था, इसलिए किया गया कि IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट प्रोग्राम देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। लेकिन इसमें एक और चीजें जो आपने जो फिगर्स दिए हैं ज़ाहिर अलार्मिंग है कि इसके बावजूद के रिकॉर्ड इजाफा किया गया तेल की कीमतों में, अभी भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो जाहिर है कि 4 रोज के बाद एक और रिव्यू ड्यू है और इवन कि ये इतलात भी आ रही हैं कि शायद इसी तरह का एक और जंप जो है वो प्राइसेस में आए। अब ये सवाल इसके अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है कि ये कोई
मकबूल फैसला तो नहीं है। कोई अगर आप देखें लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते कि इसके पीछे रीजनिंग क्या है। वो तो सिंपल बात करते हैं कि आज से एक दिन पहले जो है पेट्रोल 30 रुपए पर लीटर सस्ता मिल रहा था, अब ये महंगा हो गया है। वो ये बात नहीं मानते कि अगर हम ये वाला स्टेप नहीं लेंगे तो शायद दिवालिया हो जाएं। अब इसके अंदर जो इशू है सबसे बड़ा, मतलब मैं अगेन वही पूछूंगा कि आपने कहा कि ये अचानक से एक तो फैसला हुआ है। अब 25 मई तक हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे IMF के साथ। अगर ये फैसला एक दो रोज पहले ले लिया जाता तो क्या इसका इम्कान नहीं था कि शायद स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हमारा हो जाता, मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती? या लगता ये है कि शायद ये जो इमरान खान साहब का यहाँ पे धरना उन्होंने देना था जो उन्होंने नहीं दिया, ये जो कोalition गवर्नमेंट है उसकी आउटकम का इंतजार कर रही थी? जब वो चले गए वापस तो फिर उन्होंने कहा कि चलें आपको खतरा नहीं है, हमें हम तो फैसला कर लेते हैं। सियासी जो हम इस तरह के जो बहाने हैं वो ढूंढते रहते हैं, हुकूमत भी ढूंढेगी, लेकिन अभी तक खैर हुकूमत ने ऐसी बात नहीं। जेन्युइन प्रॉब्लम तो है कि देखिए ये बात तो मैंने है इसलिए ना, कहा, अगर 25 मैंने इसलिए कहा कि जो डिबेट जब पहले होती रही ना कि ये गवर्नमेंट मुश्किल फैसले क्यों नहीं ले रही, तो लंदन में जो बड़े मियां साहब बैठे हुए हैं तो उनकी तरफ से यही था कि एक काम हो सकता है, या तो हम मुश्किल फैसले लें, गैर मकबूल फैसले लें, या फिर इमरान खान साहब जो उनके मुताबिक कोट एंड कोट इस्लामाबाद पे जलगार करने आएंगे या उनको हैंडल करें। तो दोनों काम तो हम नहीं कर सकते। तो ये इसकी कहीं ना कहीं लिंकेज जरूर थी जो भी इमरान खान साहब का ये प्लान था। बड़ा वैलिड पॉइंट है। इसमें 25 मई तक अगर ये फैसला हो चुका होता तो IMF एक ऐसी प्रेस रिलीज इशू ना करता जिसकी वजह से आपके रुपए के ऊपर मजीद दबाव आता स्टॉक मार्केट में, उसमें मजीद उसमें उसके जो इंडेक्स में कमी होती। तो ये फैसला ये बात तो तय है कि 25 मई तक था ही कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। और इमरान खान साहब को इस चीज का ब्लेम देना इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझूंगा कि ठीक है ये इमरान खान साहब की हुकूमत का गलत फैसला था कि उन्होंने जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सब्सिडी मैं तस्दीक कर दूं, मैंने ब्लेम नहीं दिया। जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई उसके ऊपर आपको शायद दे रहा हूं, शायद मौजूदा गवर्नमेंट को ये क्लैरिटी नहीं थी ना कि हमने रहना है या नहीं रहना। नहीं, क्लैरिटी का तो उन्होंने क्या दिया था एक हफ्ता पहले कि हमने रहना है। उसके बाद कुछ मूव्स हुई हैं पिंडी से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, लाहौर से, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि जी नहीं, जो उनके जो प्रोविंशियल उनके लीडर्स थे कि नहीं हम रहना चाहते हैं, ये क्या हो रहा है, क्लैरिटी दें। तो क्लैरिटी इनको आ गई थी। अब मसला ये था कि विद इन दी PMLN एक डिवीजन थी, सबको पता है इसाक डार साहब का क्या मौकिफ था, साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब का क्या मौकिफ है, मरियम नवाज साहिबा का क्या मौकिफ था, लेकिन मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, बाकी ये लोग दूसरी तरफ थे। कल भी मिफ्ता इस्माइल ने ये बात कही है कि ठीक है हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है इससे कम होगा, लेकिन ये फैसला इसलिए जरूरी था कि वाकई हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे। इसके ऊपर अब दो व्यूज हैं कि एक व्यू तो ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था या इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हम मोटे मोटे दादोशुमार ले लेते, लंबी बात नहीं करते। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो पाकिस्तान के इस वक्त है वो $10.1 अरब हैं और इसमें सोने के ज़खायर भी शामिल हैं। जो यूजेबल रिजर्व्स आपके रह जाते हैं कुछ $7-8 अरब से भी कम है। ठीक हो गया। इसके अंदर आपकी अब देख लें, आपका जो अप्रैल का इंपोर्ट का बिल था वो था $6.6 अरब। तो अगर $6.6 अरब अप्रैल के इंपोर्ट का बिल है तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 6 हफ्तों की आप कह लें, 6 भी नहीं बचते जी, 5 हफ्तों का या 6 हफ्ते का आपके पास। और जो इंटरनेशनल जो प्रैक्टिस है वो कहते हैं कि कम से कम आपके पास 3 माह का बैकअप होना चाहिए कि तब आपको वो एक स्टेबल समझा जाता है। ये तो हो गया एक चीज, ये तो आपकी पोजीशन। अब पाकिस्तान के अंदर हमेशा से एक व्यू पाया जाता है कि पाकिस्तान इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री है कि इसको अमेरिका भी जो है वो डिफॉल्ट नहीं होने देगा, इसको चीन भी डिफॉल्ट नहीं होने देगा, इसको सऊदी अरब भी डिफॉल्ट नहीं होने देगा, इसको मुत्तहिदा अरब अमारात भी डिफॉल्ट नहीं होने देगा, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर स्टेट है और हमारे जो एसेट्स हैं वो डिफॉल्ट की सूरत में कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल है कि अब इस खाम ख्याली से हमें बाहर निकल आना चाहिए। अब हालात आपके ऐसे हैं कि एक एक्सपेक्टेशन थी कि PMLN की जो हुकूमत होगी उसको बड़ा एक फेवरेबल व्यू मिलेगा सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, चीन से। आपने देख लिया कि वज़ीर आज़म साहब आज तक चीन नहीं जा सके, ऑल्दो उनकी एक टेलीफोनिक या एक वीडियो उनकी हुई है एक मीटिंग विद चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, चाइना नहीं जा सके, जबकि जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं वो चीन गए, सऊदी अरब गए, हमें वहां से कुछ नहीं मिला। मुत्तहिदा अरब अमारात हमारा प्लान विजिट नहीं था, वज़ीर आज़म साहब वहां पे स्पेशल रुके और वहां से फिर लोन की उन्होंने रिक्वेस्ट की। सऊदी अरब ने उस वक्त हमें बता दिया कि आप IMF जाएंगे तो आपको हम पैसे देंगे। एग्जिस्टिंग जो उनका $4.2 बिलियन का पैकेज है उसको तो उन्होंने कहा कि शायद हम रोल ओवर कर दें, इजाफी पैसा देने को तैयार नहीं थे। UAE तैयार नहीं था। चीन ने तो इवन वो पैसा जो हमें वापस देना था, उसने एक कमर्शियल कर्जा $2.3 अरब का जो पाकिस्तान में मार्च में इस उम्मीद के ऊपर वापस किया था ऑन द एश्योरिटी कि अप्रैल में दोबारा मिल जाएगा, वो हमें इसलिए नहीं मिला कि अब चीन को भी लगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इतने पतले हो चुके हैं कि
अब ये अगर जो पैसे हमने इनको दिए तो ये शायद हमें वापस ना कर सकें, तो हमने द रिव्यू के प्लेटफॉर्म से बताया अपने नाज़रीन को कि चीन ने ये शर्त लगा दी कि ये $2.3 अरब का कमर्शियल कर्जा, जिसका ऊपर शरह सूद भी कोई 4.5% प्लस होती है, तो वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, शोकेस के तौर पर रख सकते हैं। तो हमारे पास तो पहले शोकेस में सऊदी अरब का पड़ा हुआ है $3 अरब, $2.5 अरब हमारे पास मुत्तहिदा अरब अमारात का पड़ा हुआ है, $4 अरब हमारे पास चीन का पड़ा हुआ है। एक और नंबर, तकरीबन $4.5 अरब प्राइवेट कमर्शियल बैंकों का कर्जा हमने लिया हुआ है, वो उधर भी दिखाया जा रहा है, प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स के खाते में भी जो उनका $6 अरब प्लस का है अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, और जो स्टेट बैंक वाला उस पर भी दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये तो बिल्कुल आपने, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये हम भूल जाए कि हम दिवालिया नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इस पे आज एक डॉन में बड़ा अच्छा आर्टिकल भी छपा, एक साबिक डेप्यूटी स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, तो उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि श्रीलंका को भी चंद माह पहले यही लगता था, जब IMF उनसे कह रहा था कि आप कुछ मेजर्स लें फिस्कल, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो डिफॉल्ट नहीं कर सकते, और अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर वो चंद माह पहले वो भी मुश्किल फैसले थे, वो ले लेते तो इससे बच सकते थे, लेकिन अब जो फैसले हैं वो उससे कहीं मुश्किल तरीन फैसले हैं और उनके पास कोई चॉइस भी नहीं। अब इसके अंदर एक जो चीज है, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, लोग, जाहिर है कि जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है और इतना ज्यादा इजाफा होता है, तो जाहिर है कि महंगाई में इजाफा होगा, आगे चल के बात भी करेंगे, बिजली की कीमतों में भी शायद इजाफा हो, लेकिन उस सूरत में कि जब आप दिवालिया होने के करीब हो और जब आपका IMF के साथ डील नहीं हो रहा, दोस्त ममालिक आपकी मदद कर नहीं रहे, डॉलर आपके जो ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, रुपए की कदर तेजी से गिर रही है, तो दोनों सूरतों में आप मुझे बताएं कि एक तरफ तेल की कीमतों को आप मुंजमद कर लें, लोगों को अपेरेंटली रिलीफ दें, लेकिन दूसरी तरफ रुपए की कदर मुसलसल गिरने दें, तो किस सूरत में आपको ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ सकता है? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि महंगाई जो है वो अब होगी, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। उसके पहली जो एपिसोड आप आज देख लें, जो ट्रांसपोर्ट है, जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, उसके जो किराए हैं वो ₹100 से लेके ₹300 तक जो है फी पैसेंजर उन्होंने बढ़ा दिए हैं। उसमें एक सवाल यह आता है कि जी डीजल की कीमत तो फी लीटर ₹30 बढ़ी, तो इन्होंने किराया इतना क्यों बढ़ा दिया? उसके बहरहाल अपनी एक कैलकुलेशंस होती हैं, किराए बढ़ गए। अच्छा, जब किराया बढ़ेगा, ये तो मैंने बता दिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, फिर आपका जो ट्रकिंग है, जिससे आपकी जो सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, जो गुड्स हैं, वो जब ट्रांसपोर्ट होंगी तो उसका जो आपका इंपैक्ट आएगा वो केले की प्राइस में भी आएगा, सेब में भी आएगा, सब्जी में भी आएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर सवाल ही, एक प्लानिंग मिनिस्ट्री ने एक इनफॉर्मल उन्होंने एक कैलकुलेशन की थी कि अगर ₹10, ये उस वक्त की थी जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने लैंडमाइन बिछाई थी कि ₹10 फी लीटर अगर तेल की कीमत में कमी करते हैं तो उसका महंगाई के ऊपर कितना असर पड़ेगा। तो इसका इंपैक्ट है सिर्फ 0.2 या 0.3%। जो CPI की बास्केट है, जो इंडिकेटर आज आपका 13.4 पे है, ₹10 लीटर अगर इसमें इजाफा होगा तो 0.2, इन्होंने ₹30 किया है, तो चूंकि बाकी इनके ऊपर भी इंपैक्ट हो तो मे बी 1%। वैसे तो पॉइंट में ब्रेक पे जाना, जो दूसरा मेरा पॉइंट है कि अगर आप प्राइसेस को मुंजमद रखते हैं, दूसरी तरफ आपके ज़खायर कम होना शुरू होते हैं और रुपए की कदर जो है वो मजीद गिरती है, तो उस सूरत में क्या सिचुएशन? मैं ये बता रहा हूं, ये इसका इंपैक्ट आ गया फौरी, कि आपकी जो CPI बास्केट में जो इन्फ्लेशन, आपकी महंगाई की शरह, वो फौरी बढ़ जाएगी तकरीबन 0.6 से लेके 1% के ऊपर। अगर आप तेल की कीमतें नहीं बढ़ाते, IMF का प्रोग्राम नहीं होता, रुपए की कदर में जितनी बेतहाशा कमी हुई, ठीक है, ₹189 के ऊपर डॉलर इन्होंने पकड़ा, 203 पे चला गया, आज वो वापस आ गया तकरीबन ₹200 के ऊपर। तो ये जो है ना, इसका इंपैक्ट ये ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज मोर। स्टॉक मार्केट गिरी है, स्टॉक मार्केट की मुझे कभी भी परवाह नहीं, वो पाकिस्तान के 200-250 बड़े सेठ हैं, वो जाने, उनका काम जाने, उनका पाकिस्तान की रियल इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब रुपया गिरता है, आपकी बिजली, आज आपको पता है कि नेपरा ने ₹4 गालबन 87 पैसे फी यूनिट कराची के जो सारिफिन है उनके लिए मंथली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इजाफा कर दिया है, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें आज भी, जो ब्रेंट क्रूड है उसकी प्राइस होगी $116 फी बैरल, लेकिन चूंकि माजी में भी $116 का भी हुआ था तो प्राइस तो आपकी ₹100 फी लीटर होती थी। आज अगर $116 का फी बैरल है तो आज प्राइस हमारी 170 क्यों, और अभी भी उसके ऊपर 18 या 17 रुपए की सब्सिडी इसलिए है कि माजी में आपका रुपया था 105 का, आज आपका रुपया है 200 का। तो असल प्रॉब्लम यहां से आएगा। ये ठीक है, हुकूमत की पॉपुलैरिटी कम होगी, महंगाई वक्ती तौर पर, लॉन्ग टर्म में ये इन अदर वर्ड्स आप यही कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कल जो है पाकिस्तान में जो रुपया है वो ₹300 तक पहुंच जाए और उधर से तेल की कीमतें बेशक इंटरनेशनल मार्केट में आपको फ्री भी मिलना शुरू हो जाए, फिर भी पाकिस्तान में आपको तेल सस्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिर है कि आपकी रुपए की कदर इतनी कम होगी। यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद, जैसे अभी तो तेल की कीमतों में इजाफे की बात हुई, IMF की ये शर्त है,
कुछ और भी सख्त इक़दामात हैं जो इस हुकूमत को करने पड़ेंगे, तब जाके IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। वो कौन सी शराइत हैं, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी हम तस्करा कर रहे थे कि जो हुकूमत ने बिलाखिर मुश्किल फैसला किया है कि पेट्रोलियम की मसनूआत में आप कह लें कि जो होशरुबा इजाफा किया है, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर नहीं है कि शायद ये मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा। तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होने का खदशा है और इवन जो बिजली की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा किया जाएगा, और उसकी वजह सबसे बड़ी यही है शहबाज के IMF का प्रोग्राम अगर हमने रिवाइव करना है तो ये स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। तो आपके ख्याल में कौन से वो ऐसे इकदाम हैं जो इस गवर्नमेंट को मजीद लेने पड़ेंगे जिससे ये IMF का प्रोग्राम है वो रिवाइव होगा और फिर किसी तरीके से जो हमारी मईशत है वो दुरुस्त समत पर आ जाएगी? कामरान, ये जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा था ना कि सिर्फ फ्यूल प्राइसेस की वजह से IMF का प्रोग्राम रुका हुआ है, वो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक जो मुआहदे किए थे IMF के साथ, और जिसका एतराफ़ खुद साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं कि जी हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी 30 रुपये फी लीटर तक रिकवर करेंगे और 17% GST पे भी लेके जाएंगे और हर महीने 4 रुपये PDL में इजाफा होगा। ये सिर्फ एक पार्ट था। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था जिसका हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कि IMF की नज़र में जो पाकिस्तान की हुकूमत की उसके जो वज़ीर ख़ज़ाना उसकी क्रेडिबिलिटी तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है। तो वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान पहले कमिट कर चुका है तो वो अब पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी। उसमें जैसा भी आपने बताया कि मुश्किल फैसले हैं, तो राजी इसमें सिर्फ अभी आपने एक फेज़ देखी है जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये काफ़ी नहीं है। अभी भी जो सब्सिडी, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, तमाम पेट्रोलियम अशिया के ऊपर अभी भी सब्सिडी है। तो ये अब सब्सिडी जो है विड्रॉ फर्दर होगी जून ऑनवर्ड्स। अब ये फैसला हुकूमत करती है कि क्या उसने 1 जून से ये विड्रॉ करनी है, 10 जून को करनी है जिस दिन वो बजट पेश करेगी, या 15 जून तक वो विड्रॉ करेगी। तो एक और फेज जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वो आ रही है। इसके साथ ही जो अर्जेंटली एक और चीज IMF की तरफ से डिमांड है कि बिजली की कीमतों में 5 रुपए फी यूनिट फौरी इजाफा करना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को, अगर वो संजीदा है कि प्रोग्राम जो है वो बहाल हो जाए। जो टोटल इजाफा बिजली की कीमतों में अगले साल मुतवक्के हो सकता है वो तकरीबन 12 रुपए फी यूनिट से लेकर 13 रुपए फी यूनिट है, और इसमें 3 किस्म के वो इजाफे शामिल हैं। एक तो ये जो इमरान खान साहब की 5 रुपए फी यूनिट सब्सिडी ये वापस होगी, फिर क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट्स हैं वो वापस होंगी, और उसके बाद एनुअल टैरिफ बेस में एक इजाफा आएगा। तो कामरान जी तमाम आप चीजें जब जमा करेंगे तो ये इजाफा तकरीबन 12 से 13 रुपए। आपने एक चीज ऐड नहीं की, जो मंथली जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है, और जब तेल की कीमतें जब ऊपर जाएंगी तो यकीनी तौर पर उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो नेट शेल जो है वो तो बहुत ज्यादा इजाफा है। और ये दोनों जो आप मसनूआत हैं वो तेल की मसनूआत हो या बिजली हो, तो इससे यकीनी तौर पर जो महंगाई है उसमें तो बड़ा जबरदस्त इजाफा होगा। ये तो उसमें कोई मेरे ख्याल में रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। देखिए कामरान, इसमें 2 चीजें हैं। अगर आप मुश्किल फैसले में ताखीर करते हैं तो आपकी महंगाई फिर भी होनी है, कर लेते हैं तो फिर भी होनी है। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक फेज आती है महंगाई की, वो फिर ग्रेजुअली सेटल डाउन हो जाती है। नहीं करते तो वो जो उसके नुकसानात होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो ये चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल जो कल हुकूमत ने फैसला किया तेल की कीमतों में इजाफा करने से, उससे हो सकता है जो आपकी महंगाई की शरह, अभी मई का नंबर आएगा, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स रिलीज करेगा 1 जून को, हो सकता है 14.5-15% के पास है। अभी हमारी कुछ 13.5% के करीब महंगाई की शरह है। लेकिन अगर ये फैसला नहीं होता तो फिर क्या होता? जो रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही थी वो कमी होती रहती। जैसा कि आपने देखा डॉलर जो था वो 203 रुपए उसकी वैल्यू हो गई थी पाकिस्तान में जुमेरात को, आज वो रिकवर करके 200 रुपए से नीचे आया है। इसी तरह जो और बहुत सारी चीजें जो डिले हो रही होती हैं, एक चीज जो डॉलर की वैल्यू है ना पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादातर अब इंपोर्ट ड्रिवन है। तो जब आपकी इकोनॉमी इंपोर्ट ड्रिवन होती है तो आपको डॉलर की जो वैल्यू है उसका एहसास करना पड़ता है, जो कि पिछली हुकूमत ने नहीं किया, और इस हुकूमत के दौर में भी अच्छा खासा उसमें डिवैल्यूएशन हुई है। बट अब आगे जाके देखते हैं। लेकिन कामरान बात जो है वो यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। चीजें काफी अभी भी जो है वो पेचीदा है हुकूमत के लिए। जो IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए 18 मई से लेकर 25 मई तक, वो कामयाब नहीं रहे, वो सबको पता है। हमारा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो नहीं हो सका। उसके अंदर जो मुज़ाकरात के अंदर जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना होने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल हैं उनके हाथ
बंधे हुए थे वहाँ पे। वो कोई भी फैसला लेने की उनमें वो उनके पास वो इख्तियार नहीं था। वो या तो वो इस्लामाबाद की तरफ देखते थे या वो लंदन की तरफ देखते। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अच्छा, लंदन की आपने बात की है, जब ये सरप्राइज अनाउंसमेंट आई बिलाखिर गवर्नमेंट की तरफ से कि तेल की कीमतों में वो इजाफा कर रहे हैं, तो इसहाक डार साहब उस वक्त किसी टीवी प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने उसी वक्त उसकी मुखालफत की। तो ये बात, इसका मतलब बड़ी वाज़ेह है कि अभी भी शायद खुद पीएमएलएन के अंदर ये इत्तेफाक राय नहीं है कि अगर मईशत को चलाना है तो किस तरीके से चलाना है, या गवर्नमेंट में रहना है या नहीं रहना। तो कम से कम इसहाक डार साहब इस फैसले से मुतफिक नहीं है कि ये जो ये सिर्फ इसहाक डार साहब नहीं है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और पार्टी के और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो अभी कैबिनेट के भी मेंबर्स हैं, उनका भी इसके ऊपर इतराज़ है। अच्छा, ये जो कल फैसला हुआ ना कामरान, ये बिल्कुल अचानक हुआ। मैं आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे सोर्स के साथ। मैं कल तक किसी को भी नहीं पता था कि जैसे अचानक इमरान खान साहब ने वो सरप्राइज दिया था कि वो धरना नहीं दे रहे, अचानक से वो वापस चले गए, तो लगता है कि ये भी फिर अचानक फैसला हुआ। इमरान खान साहब के बारे में सोच समझ के बात कीजिएगा। अगर आप उनसे मुश्किल सवाल करें, वो गुस्सा भी आ जाता है। ये आइंदा ऐसी अचानक, मैंने तो सिर्फ कहा कि अचानक से जैसे उन्होंने किया फैसला, उनको उनका पिछला नहीं याद दिलाना, ये बात ज़हन में रहे। अच्छा, इसके अंदर इनको मेरा ख्याल है कि कल कुछ ऐसा हुआ है, द पावर्स दैट मे बी, जिसको हम कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान की ये फैसले कल रोल आउट होना शुरू हो गए हैं, इनके ऊपर अमल दरामद शुरू। क्योंकि हुकूमत, देखें ना, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर 30 रुपये फी लीटर आपने इजाफा करना था तो आपने 25 मई को क्यों नहीं किया? एक दिन से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने 26 मई को क्यों किया? क्योंकि अगर आप 25 मई को कर लेते तो IMF के साथ आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता, आपको अगली किस्त मिलने के उसके इम्कान रोशन हो जाते। अभी भी जो वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ताह इस्माइल, वो कह रहे हैं कि 12 जून तक ये हम कोशिश है हमारी IMF से मुआहिदा हो जाए। लेकिन ये कामरान मुआहिदा इतना आसान नहीं होगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नाज़रीन को बताते जाते हैं कि जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है बिटवीन पाकिस्तान एंड द IMF। हालांकि कल जियो न्यूज़ पे बैठे थे मिफ्ताह इस्माइल, उन्होंने कहा जी कि अब 2 घंटों की गेम बाकी रह गई है। गेम 2 घंटों की नहीं है, हो सकता है कल अनाउंस हो जाए, हो सकता है 2 घंटे उनकी गवर्नमेंट की गेम बाकी रह गई है। IMF डील बाकी 2 घंटों में कर लूंगा। देखिए, जो सबसे बड़ा इसके ऊपर इख्तिलाफ है, जो प्राइमरी बजट का खसारा है, उसका हदफ क्या होगा? क्या वो अगर प्राइमरी बजट जो है, मतलब कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी करने के बाद जो बाकी वफाकी हुकूमत की महसूलात बचेंगे, वो क्या जो आपके अखराजात से ज्यादा होने चाहिए? अगर ज्यादा होंगे अखराजात से महसूलात, तो इसको सरप्लस कहते हैं। ठीक है। और अगर अखराजात से वो कम है तो ये खसारा है। हुकूमत का ये ख्याल है कि जो अभी भी जो रियलिस्टिक अगर आप बजट दे रहे हैं, इसके ऊपर तफसीलात हम कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कल के लिए होल्ड कर रहा हूँ कि वो कितना है और क्या इसके ऊपर हो सकता है। हुकूमत का ख्याल है कि खसारे का बजट होगा, अभी भी ओवरऑल तो खसारा होगा, लेकिन प्राइमरी बजट का भी खसारा होगा। IMF कह रहा है कि आप इसको सरप्लस दिखाओ, प्राइमरी बजट को। कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी करने के बाद जो बाकी पैसे बचे हुकूमत के पास, उसके अखराजात से वो ज्यादा होने चाहिए। और यहाँ से मुझे ज़ाहिर है कि एक बात याद आई कि जो इस माली साल का जो PTI ने कमिटमेंट की थी IMF के साथ कि जो प्राइमरी बजट और प्राइमरी जो सरप्लस 25 अरब रुपए हमने दिखाया था, 25 अरब रुपए दिखाना था, और कितना खसारा, वो 1300 अरब रुपया जो प्राइमरी जो डेफिसिट है वो 1300 अरब है। तो ये जो 1300 का डेफिसिट है इस साल का, IMF कह रहा है अगले साल ये सरप्लस होना चाहिए। 1300 तो नहीं, मतलब उसका वो करे कुछ आपको इसको सरप्लस दिखाना है। वो नंबर कितना है वो कल बात करेंगे। दूसरा इसके ऊपर जो उनका, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर अभी भी इनकी डिस्कशन है। दूसरा जो रेवेन्यू हदफ है, वो अगले बात करते हैं ब्रेक के बाद उसके ऊपर अभी इनके कुछ प्रॉब्लम्स है IMF के साथ। फिर जो सब्सिडीज प्लान है इलेक्ट्रिसिटी वाला 5 रुपए का, तो उन्होंने कह दिया ना कि फौरी तौर पर इजाफा करे। अगले साल कितनी इसमें इजाफा और कैसे होगा और कितनी उसके लिए सब्सिडीज चाहिए, बजट में वो पैसा रखना पड़ेगा। IMF ने एक ही बात कही है इनको, या बिजली की कीमत बढ़ाओ जो कि इनको बढ़ानी है, और जो कीमत नहीं बढ़ानी उसके मुकाबले में, उसके बदले में आपको बजट में पैसा रखना है। ऐसा नहीं है कि दे देंगे जिंदगी रही। तो वो यहाँ पे इनको यहाँ पे, जैसे शौकत तरीन साहब ने या PTI की गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल पे जो सब्सिडी दी थी, उस तरह से पैसा नहीं रखना। हाँ, कि पैसा रखा नहीं है, लेकिन बता 2 पॉइंट और उसके बाद फिर ब्रेक पे चलते हैं। 2 पॉइंट इसमें नजर नहीं है कि इसके अलावा IMF ने हुकूमत से कहा है कि जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं, उन्होंने कैश सरप्लसेस जनरेट करने हैं अपने बजट में से। जो भी पैसा उनको अगले साल मिलेगा वफाकी महसूलात में से, उसमें से उनको बचत करनी है। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत है इमरान खान साहब की पार्टी की, तो वो क्यों ऐसी कमिटमेंट देंगे, ये भी एक बड़ा इशू है। पंजाब में गवर्नमेंट है ही कोई नहीं, वहाँ पे काबीना ही कोई नहीं है, कोई वजीर खजाना ही नहीं है, सिंध के अपने मामलात हैं। और इस तरह की सूरत की वजह से ये जो कैश सरप्लस देने सूबों, इसके ऊपर भी अभी इख्तिलाफ राय है। और पाकिस्तान की जो जरूरियात होंगी अगले साल, जो ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कितनी होंगी, इसके ऊपर भी अभी इख्तिलाफ राय है। तो ये वो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं
पाकिस्तान और IMF की जो भी बाकी है, अगर इनके ऊपर इत्तेफाक हो जाता है, हो सकता है कि अगले 2 हफ्तों के दौरान IMF के साथ कोई हमारा मुआहिदा हो जाए। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद तफसील से बात करेंगे कि कौन से ऐसे टैक्स महसूलात है जो हुकूमत लगाना चाह रही है लेकिन नहीं लगा सकती। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ाने से IMF के साथ मुआहिदा जो है वो बहाल नहीं होगा, और बहुत से इकदाम करने पड़ेंगे। और एक जो स्टेप है वो है टैक्स को बढ़ाने का। और जब टैक्स को बढ़ाने की बात करते हैं तो IMF की बहुत पुराना ये मुतालबा है कि जो सैलरीड क्लास है, यानी कि जो तनख्वाहदार तबका है, उनके मुताबिक उन पर अभी भी टैक्स कम है। जो मुख्तलिफ स्लैब्स हैं वो कहते हैं उनको कम किया जाए, और मजीद जो बोझ है वो तनख्वाहदार तबके पर डाला जाए। लेकिन अभी तक की अच्छी खबर ये है कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब इस बात को मानने से इनकारी हैं कि वो मजीद बोझ तनख्वाहदार तबके पर नहीं डालेंगे। तो इज इट पॉसिबल के 2 प्रपोजल जिसको हम कर सकें रेजिस्ट? हाँ, नहीं, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट अभी तक वो रेजिस्ट कर रहे हैं। इसमें कामरान सूरत हाल इस वक्त ये है कि ओवरऑल जो अगले साल का टैक्स का हदफ है वो IMF ने पाकिस्तान को कहा कि वो 7,200 अरब रुपए के ऊपर फिक्स करे। और इस दफा का जो इस साल जो माली साल खत्म हो गया, इनका एस्टिमेट को 5,900 अरब रुपया प्लस माइनस थोड़ा बहुत। नहीं तो हम टारगेट अचीव नहीं किया। ओरिजिनल टारगेट कितना था? ओरिजिनल हमारा था कोई 5,829 अरब। अच्छा। उसको फिर जो मिनी बजट लेके आए तो हम 6,100 अरब, तो 5,829 अरब से लेके 6,100 अरब के अगेंस्ट मेजर्स लिए गए। उसके बावजूद भी अब 6,100 अरब 6,100 अरब रुपया नहीं होगा। तो फिर ये एक अजीब एनॉमली है। मतलब मैं यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ, जो अदरवाइज जो अदादो शुमार हैं, आपकी ग्रोथ जो है तकरीबन 6% रही है, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, बाकी बड़ी जबरदस्त इंडिकेटर्स हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे। 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो कि डोमेस्टिक स्टेज के ऊपर सेल्स टैक्स नेगेटिव रहा है, और हम अपने प्रोग्राम में इस पे बात भी करते रहे हैं। बावजूद इसके 13% आपका इन्फ्लेशन रेट है, डोमेस्टिक सेल्स टैक्स नेगेटिव 10%। दूसरा फैक्टर ये कि जो अब FBR ने IMF को कहा है कि 200 बिलियन प्लस रुपीस का जो लॉस होगा, जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर GST 0 किया हुआ है ऑलमोस्ट। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो अभी वज़ीर आज़म साहब ने कुछ अशिया की दरामद के ऊपर पाबंदी लगाई है, उसकी वजह से कोई 75 बिलियन रुपए का लॉस होगा। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से वो कह रहे हैं कि ये कोई 5,900 अरब रुपए के आसपास होगा। तो 5,900 अरब रुपए से पहुंचने के लिए 7,200 अरब रुपए का इनको कोई 1,200 अरब रुपए। और उसके लिए क्या प्रपोजल्स हैं? इसमें यह होता है कि आपकी अगले साल की जो इन्होंने इन्फ्लेशन के रेट है, इनके ख्याल में कोई 11% होगा एवरेज रेट, और जो उसकी तरक्की की इशारा जो GDP ग्रोथ है वो ये एस्टिमेट करें कोई 5%। तो 11 और 5 16, ये इकोनॉमिस्ट की एक थ्योरी है कि जी 16% अगर आपकी नॉमिनल GDP ग्रोथ है तो इतना रेवेन्यू तो आपको बगैर महसूलात, नए टैक्सेस लगाए आपको इतने महसूलात आने चाहिए। तो ये कोई 900 अरब 950 अरब रुपया बन जाता है। तो ये आपको पहुंचा देता है कुछ 6,800 अरब या 6,900 अरब रुपए के आसपास। तो पीछे 400 अरब रुपए या 300 अरब रुपए 300 अरब रुपया बचता है। तो 300 अरब रुपए का हुकूमत IMF से नाज़रीन कमिट कर रही है कि वो नए टैक्सेस लगाए जाएंगे 1 जुलाई से 300 अरब रुपए के। अब उसके कुछ बड़े प्रपोजल्स थे जो कि FBR ने IMF के साथ शेयर किया, लेकिन वजीर खजाना उसके ऊपर नहीं माने। इसमें जो एक सबसे बड़ा प्रपोजल ये है कि FBR की तरफ से ये ख्याल है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसकी जो टोटल वैल्यू है वो तकरीबन 7,600 अरब रुपया है इस वक्त। तो FBR का ये ख्याल है कि टोटल वैल्यू के ऊपर 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया जाए तो इसे 76 अरब रुपया इनको मिलेगा। अगर इसको 2% कर देते हैं तो ये तकरीबन इनका कोई 150 अरब रुपए से ज्यादा का बन जाता है। तो 150 तो नहीं, 75 या 76 अरब रुपए FBR यहां से हासिल करना चाह रहा था, और ये वन ऑफ ये लेवी लगाना चाह रहे थे कि जिसके पास जो शेयर्स हैं मार्केट में उसकी जो वैल्यू है उसका 1% वो टैक्स में दे देंगे इन मुश्किल हालात के दौरान। लेकिन जो कल मेरी वजीर खजाना से बात हुई वो कह रहे कि उन्होंने इस प्रपोजल को मुस्तरद कर दिया। तो अगर मुस्तरद कर दिया तो फिर ये 75-76 अरब रुपया कहां से क्या किया। और दूसरा जो कामरान अभी आप बात कर रहे थे, सैलरी के ऊपर काफी अभी भी इशू बाकी है। बिल्कुल, जो साबिक हुकूमत थी उसकी कमिटमेंट थी IMF को कि जी आपने पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स लेके आनी है। जो टैक्स स्लैब्स है बड़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, उसको 11 से कम करके आपने 6 पे लेके आना है। तो जब टैक्स स्लैब्स कम करेंगे तो जो बीच में 5 स्लैब्स उड़ेंगी उसकी वजह से जो टैक्स रेट है आपका टैक्स बर्डन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आप अभी 10% टैक्स दे रहे हैं तो अगर उसमें से 15% वाली खत्म होगी है स्लैब, या 10 वाली भी खत्म होगी तो 20 पे जाके फॉल करते हैं। तो उसके अंदर जो सबसे मुश्किल प्रपोजल ये था, जो मुश्किल तरीन और सख्त तरीन प्रपोजल IMF का, कि जिसकी भी आमदन 1,04,000 रुपए महाना है और से लेकर
10 लाख रुपए माहाना तक उन तमाम के लिए 30% टैक्स रेट लगा दिया जाए। वो नहीं माने। उसके जवाब में FBR 2 चीजें लेके गया था IMF के पास। एक तो ये कि इन्होंने अपनी रिवाइज स्लैब्स प्रपोज किए हैं कि ठीक है हम 6 कर देंगे लेकिन उसके रेट्स ये होंगे, तो उसकी वजह से कोई ये कह रहे कि 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दूसरा इन्होंने इनोवेशन करने की कोशिश की थी, वो हुई नहीं। वो ये कि इन्होंने कहा जो पहला हमने जो नंबर वर्कआउट किया था वो हमारा FBR का ये ख्याल था कि 12 लाख कोई 20,000 अफराद हैं जो इनकम जो सैलरीड क्लास है जो अपने टैक्स के गोशवारे जमा करवाते हैं। तो उन्होंने जो टैक्स कंट्रीब्यूशन थी उनकी कोई गालिबन 150 अरब रुपया थी। तो उन्होंने कहा जी नहीं, इसके अंदर कुछ 6 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि टैक्स देते तो लेकिन गोशवारे जमा नहीं करवाते, तो अगर उनको हम ऐड कर देंगे तो ये जो IMF कह रहा है कि उसका जो प्रपोजल है उसकी वजह से 100 अरब रुपया इजाफी आएगा, तो वो आपको वो रेट्स नहीं लगाने पड़ेंगे चूंकि 6 लाख अफराद जो है वो इजाफी आ गए हैं, तो फिर उससे ऑटोमेटिकली आपकी कलेक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन अब IMF इतना भी मासूम नहीं है जितना आप उसको समझ लें कि वो जो अफराद हैं 6 लाख है वो गोशवारे तो जमा नहीं करवा रहे, लेकिन उनका जो टैक्स अंडर सेक्शन 149 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की वो तो डिडक्ट हो रहा है ना, तो वो डिपॉजिट तो हुआ हुआ, किटी में पैसा आया हुआ है, तो ये सेप्ट नहीं हुआ। ये एक आउटस्टैंडिंग सिर्फ नंबर पेंशन के ऊपर कुछ हो सकता है कि एक टैक्स क्रेडिट मिलता था पेंशन के ऊपर, वो उसका मेरा ख्याल 63 है क्लॉज उसकी सेकंड शेड्यूल की, वो शायद विड्रॉ हो जाए। और जो ग्रेजुएटी कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो कंपनीज क्लेम करती हैं कुछ अखराजात, वो शायद उनको डिसअलाउ हो जाए। अच्छा, तो ब्रेक लेना, मैं बड़ा क्विक कमेंट, क्योंकि तनख्वाहदार तबके की बात हो रही है, बजट बिल्कुल करीब है, प्रपोजल्स बन रहे होंगे, क्या कोई ऐसी खबर भी है, क्विक कमेंट के क्या तनख्वाहदार तबके के लिए कोई रिलीफ, कोई आपको पता है इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है, कुछ तरह की बात है अभी? क्योंकि बजट के ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है, इस तरह के प्रपोजल्स बनेंगे 2-3 कि 10% बढ़ानी है, इन्फ्लेशन का रेट का बढ़ाना है, 15% बढ़ानी है, इस पे मेरे पास अभी एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन चूंकि अब हुकूमत इतने मुश्किल फैसले कर रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रही है, नए टैक्सेस लगाने जा रही है, तो रिलीफ इनको देना पड़ेगा। चले यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे इस हफ्ते जो एक और अफसोसनाक ज़ाहिर के फैसला भारतीय अदालत की तरफ से आया कश्मीर में जो हुर्रियत पसंद लीडर यासीन मलिक को जो उन्होंने सजा दी। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 25 मई को जब हमारी तमाम तवज्जो ऑफ कोर्स जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहे थे, तमाम ज़ाहिर फोकस हमारा उसके ऊपर था, और उसी असना में हमने देखा कि भारत में एक अदालत ने यासीन मलिक साहब जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा हैं और हुर्रियत पसंद लीडर हैं, कश्मीर की जो जदोजहद आज़ादी है उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पर उस अदालत ने उनको आप कह लें कि मन घड़त जो इल्ज़ामात हैं उनकी बुनियाद पर 2 दफ़ा जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, हमने देखा सदर पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, दफ्तर खारजा हो, वज़ीर खारजा हो, उनकी तरफ से ज़बरदस्त किस्म के बयानात सामने आए, मजम्मत भी की गई। इवन कश्मीर के अंदर जो भारत नवाज जमातें हैं, जो एक कोपकर वहाँ पे एक अलायंस बना हुआ है जो भारत नवाज जमातें हैं, उन्होंने भी इसकी सख्त मजम्मत की, और उनके ख्याल में इससे जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो मजीद एलियनेट होंगे भारत से। और हमने देखा भी वहाँ पर कि श्रीनगर में और कश्मीर के जो बाकी इलाके हैं वहाँ पे हड़ताल भी रही, वहाँ पे इंटरनेट सर्विस भी बंद रखी जब ये उन्होंने फैसला सुनाया। तो ये मेरे ख्याल में शहबाज, अगर आप देखें चंद साल पहले आप चले जाएं, यही यासीन मलिक साहब 2006 में एक बड़ी मशहूर जो है, अभी भी वो इमेज वो बाकी है, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, उनके साथ बाकायदा तौर पर उनको अपनी रेजिडेंस पे यासीन मलिक साहब को मनमोहन सिंह साहब ने बुलाया, वहाँ से उनकी मुलाकात भी हुई और उन पर खैर तनकीद भी हुई। एक वो पॉलिसी थी कि जब उस वक्त की जो भारतीय हुकूमत थी वो चाह रही थी कि इस तरह के जो कश्मीरी लीडर्स हैं जो जदोजहद आज़ादी में मसरूफ़ हैं उनके साथ बातचीत की जाए, उनको एक रिकन्सिलिएशन की जाए। और अब एक हुकूमत है जो कोशिश कर रही है कि वो कश्मीर के ऊपर अपनी ग्रिप टाइट कर रही है और एक मैसेज भी दे रही है कि कम वक्त में हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि इसका क्या रद्द-ए-अमल आता है, हमारा जो अपना प्लान है उस पर हम अमल जो है वो। ये गालिबन बात यासीन मलिक साहब ने कोर्ट में भी की थी कि अगर मैं दहशतगर्द हूँ तो फिर एक भारतीय वज़ीर आज़म मुझसे क्यों मिले, फिर मुझे पासपोर्ट क्यों इशू किया गया। और दूसरा गालिबन उनका मौक़िफ़ ये था कि ये जितने भी चार्जेस हैं ये तो उस वक्त के जब मैं जंग आज़ादी लड़ रहा था, अभी लेटेस्ट तो मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसकी थोड़ी सी तफसील बता दें हमें कि ये किस केस में इनको सजा हुई। 1-2 केसेस थे जिसमें इनको सजा दी गई, तो उसकी रियलिटी क्या केसेस जो है देखें, 2 केसेस वो बता रहे हैं कि टेरर फाइनेंसिंग की वो बात कर रहे हैं कि 2010 और 2016 में आपको पता है कि ऑफ एंड ऑन वहाँ पे अपराइजिंग तो होती रहती है मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो उन पर बुनियादी तौर पर जो इल्ज़ाम ये है जो भारतीय हुकूमत की तरफ से है कि उन्होंने
पाकिस्तान से इन्होंने फंडिंग ली है और इन्होंने इंस्टिगेट किए हैं वहाँ पे मुजाहरे भी और इस तरह की 2010 और 2016 में। जो इनका मौक़िफ़ है यासीन मलिक साहब का, तो उन्होंने मेरे ख्याल में यासीन मलिक साहब की थोड़ी हिस्ट्री भी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब मकबूजा कश्मीर के अंदर जब आगाज़ हुआ लेट 80s में, 1988 में बाकायदा तौर पर एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हुई जो भारतीय फोर्सेज हैं, तो ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है ये पहला वो तंजीम थी जिसने बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ किया। 1977 में ये अमानुल्लाह खान साहब जो पाकिस्तान में थे, उन्होंने ये तंजीम बनाई और यासीन मलिक साहब जो हैं वो उसका हिस्सा रहे। और ये भी लोगों को बताने की बात ज़रूरत है कि ये जो JKLF है, ये पाकिस्तान या भारत के साथ इल्हाक नहीं चाहते, ये आज़ाद कश्मीर चाहते हैं। उन कहते हैं जी कि आप कश्मीर के लोगों को फैसला करने दें कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, बल्कि वो अपने आप को ना पाकिस्तान ना भारत के साथ। और इसमें जो मेरे ख्याल में हमारी एक कश्मीर की अगर आप पॉलिसी देखें तो इससे भी एक रिफ्लेक्ट होता है कि शुरू में हमने JKLF की हिमायत की, बल्कि यासीन मलिक साहब उन पहले कश्मीरी नौजवानों में से जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की। लेट 80s में वो पाकिस्तान आए, ट्रेनिंग ली, फिर वो वापस वहाँ पे गए, फिर 1990s में वहाँ पे वो अरेस्ट हो गए, 4 साल तक वो भारतीय जेल में रहे। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि फिर ये हुआ कि JKLF को पाकिस्तान ने अपनी हिमायत देना छोड़ दी क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर की बात करते थे। फिर दूसरी जमातें आ गईं जिनका ज़रा मज़हब की तरफ कॉनोटेशन थी, और ये सैंडविच बन गए बिटवीन एक तरफ भारतीय जो सरकार थी, एक तरफ जो पाकिस्तानी हमारी सरकार थी, उन्होंने उनको अबैंडन कर दिया। और 1994 में फिर इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल जो है यासीन मलिक साहब ने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा थी कि जो गांधी की आइडियोलॉजी है कि नॉन वायलेंट जो मूवमेंट है, अब उसके ज़रिए वो कश्मीर की आज़ादी के लिए जाएंगे। और वहाँ पे ये समझा भी जाता है, 1-2 दफ़ा मेरी खुद भी उनसे जब पाकिस्तान में वो तवातुर से आते जाते थे, मुलाकात भी हुई, तो बड़े समझा जाता था कि एक सेनर वॉइस थी। और उनको इस तरह से सजा देना, मेरे ख्याल में ये भारत की तरफ से ये जो स्टेप है इन द लॉन्ग रन जो है वो बैकफायर करेगा। और इसी वजह से भारत की हुकूमत ने कोई आम माफी का भी तो ऐलान किया था ना, ये क्या ये उनमें फॉल करते थे जिन्होंने ये एमनेस्टी अवेल की? देखें, जो भारत की तरफ से मौके पर वो कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह साहब जब एक वज़ीर आज़म आपको जब मिले तो उससे बड़ी तो लेजिस्लेसी नहीं होती, इसका मतलब है कि वो इंडोर्स कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने बाद में यासीन मलिक साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा भी भारतीय चैनल को कि उस मुलाकात में बुनियादी तौर पर मनमोहन सिंह साहब ने उनसे ये दरख्वास्त की कि जो पाकिस्तान के अंदर कोट एंड कोट जो मिलिटेंट्स हैं, आप उनसे हमारा राब्ता करवाएं क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन हो। तो एक लिहाज से तो उनके वो किरदार को, इसका मतलब है कि इटसेल्फ एक एक्नॉलेजमेंट थी कि अगर एक नौजवान अगर माजी में उसने भारतीय अफवाज के खिलाफ वो लेजिटिमेट स्ट्रगल की भी और बाद में उसने वो स्ट्रगल छोड़ दी और कहा कि वो अब पीसफुल तरीके से अपनी जो भी जदोजहद है उसको जारी रखेंगे, और एक ऐसे मौके पर फिर उनको सजा देना, इसका मतलब सिर्फ यही है कि इसका वे फॉरवर्ड किया काम ने किया कि पाकिस्तान वो क्या फिर मजम्मती बयानात जारी करेगी? हमारे पास एक ऑप्शन, और सेकेंडली क्या अभी भी पार्डन हो सकती है सजा की? उसके पास एक चॉइस तो होती है। देखिए, पाकिस्तान और भारत का जो कानून है तो बुनियादी तौर पर एक ही कि जब आपको अदालतों से सजा हो जाए तो फिर जाहिर है कि उधर भी भारत के सदर के पास भी ये इख्तियार है कि अगर वो आम माफ़ी का ऐलान करना चाहें तो करने। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो भारतीय हुकूमत है इस सजा के पीछे बुनियादी तौर पर पुराने केसेस हैं 20-30 साल पहले। मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि जो इस वक्त जो भारतीय सरकार है वो ये पैगाम देना चाहती है कि जो मर्जी हो जाए, उन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कहते हैं कि हिंदुत्वा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी RSS आइडियोलॉजी है, उनको सेटिस्फाई करना है। तो उनके लिए इस तरह की ऑप्टिक्स जो हैं जो मैटर करती हैं। लेकिन जाहिर है कि तारीख भी हमें बताती है कि इस तरह किसी की आवाज़ को दबाना, जदोजहद आज़ादी को दबाना, इस तरह सजाएं देकर शायद ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर आज लोग भगत सिंह और इस तरह के बहुत से ऐसे जो किरदार हैं आज जिनको हीरो के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत की जंग आज़ादी में और बरसगीर की जंग आज़ादी में अपना एक किरदार अदा किया, वरना वो आज गुमनाम होते। आज देखें कि बरतानवी राज कहाँ पे है, और फिर इन जैसे लोग आज भी तारीख में हमेशा याद रखे जाते हैं। तो यासीन मलिक भी जो हैं वो इसी तरह तारीख में हमेशा मेरे ख्याल में याद रखे जाएंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।